सोनाली गुमसुम सी सामान पैक करने में अपने पति की मदद कर रही थी। उसकी उदास आंखें भी कंपनी की इस पॉलिसी के प्रति अपनी नफरत बयान कर रही थी। अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे विभूति को अपने होम टाउन भोपाल में ट्रांसफर हुए कि फिर से ट्रांसफर, और वह भी छत्तीसगढ़ सीमा के पास एक आदिवासी इलाके में पेंड्रा जिले में एक छोटी सी जगह पसान में। हालांकि कंपनी की तरफ से अपने अधिकारियों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, मगर परिवार की अपनी जिम्मेदारियां भी होती हैं। पसान में सभी चीजें मुहैया होने के बावजूद भी विभूति की मजबूरी थी कि वे सोनाली और बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। बड़ी बेटी धारा ने अभी हाल ही में इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और छोटा बेटा आशीष तो इस साल 10वीं बोर्ड के एग्जाम देगा। ऐसे में उन दोनों को ही बीच सेशन में डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, इसलिए सोनाली को बच्चों के साथ भोपाल में ही रहना पड़ेगा। अगर दूरियां नापी जाएं तो भोपाल और पसान के बीच 450 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, मगर अधिकारियों की जिम्मेदारियां ही इतनी होती हैं कि हर हफ्ते इन दूरियों को तय कर पाना विभूति के लिए मुमकिन नहीं था। महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही विभूति का भोपाल आना मुमकिन होगा। ये बात पति पत्नी दोनों ही बिना कहे समझ रहे थे। विभूति की सबसे बड़ी समस्या घर के खाने को लेकर थी। खाने के नाम पर उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान सिर्फ चावल और मैगी बनाने ही सीखे थे और बाद में ऑमलेट बनाना भी सीख लिया था। हाँ, शादी के बाद उन्हें चाय कॉफी बनाना जरूर आ गया था। हमेशा तो ट्रांसफर होने पर सोनाली व बच्चे उनके साथ ही शिफ्ट हो जाते थे, मगर अब बच्चों की पढ़ाई उनकी सुविधा से ज्यादा जरूरी हो गई है। इधर जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, होटलों और ढाबों के तेज मसालों वाले खाने से विभूति को एसिडिटी होने लगी थी। नौकरी वगैरह का तनाव होने के चलते शरीर में ब्लड शुगर का लेवल और ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगा था। डॉक्टरों ने कसरत करने के साथ साथ कम मसाले वाला खाना और हरी पत्तेदार सब्जियों के खाने की सख्त हिदायत दे रखी थी। पत्नी सोनाली परेशान थी कि उनके खाने का इंतजाम कैसे होगा। पासन पहुंचते ही बल्लू ने गर्मागर्म चाय के साथ विभूति का स्वागत किया। बल्लू विभूति का सहायक होने के साथ साथ बंगले का चौकीदार और माली सब कुछ था। बल्लू बंगले के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में अपनी पत्नी रेशमा के साथ रहता था। चाय सचमुच बहुत अच्छी बनी थी। पीते ही विभूति बोले, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि यह चाय तुमने ही बनाई है। सही कहा साहब, ये चाय मैंने नहीं बल्कि मेरी बीबी ने बनाई है। बल्लू अपने गुटके से लाल हुए दांत निकालकर हंसा। विभूति ने इस बार ध्यान से देखा। उसे हाफ पैंट और रंगीन टी शर्ट पहने दुबला पतला बल्लू विभूति के पास जमीन पर उखड़ू बैठा हुआ उसे एकटक देख रहा था। यहाँ खाने का क्या इंतजाम है? विभूति ने पूछा। आसपास कई ढाबे हैं, आपको पंजाबी खाना भी मिल जाएगा और प्योर वेज खाना चाहिए तो फिर शहर में अंदर जाना पड़ेगा, बल्लू ने अपनी जानकारी के हिसाब से बताया। कोई यहाँ बंगले पर आकर खाना बनाने वाला या वाली नहीं है क्या? विभूति ने पूछा। साहब, मैं पूछकर बताता हूँ, कहकर बल्लू चाय का कप उठाने लगा। कहाँ राजधानी भोपाल और कहाँ पासन? सोचकर विभूति को अच्छा तो नहीं लगा, मगर उन्होंने देखा कि अमरकंटक की पहाड़ियों की गोद में बसा पासन एक खूबसूरत और शांत कस्बा है। यह एक हरा भरा आदिवासी बहुल इलाका है। उन्हें यहाँ के लोग भी बहुत सीधे सादे और अपने काम से काम रखने वाले लगे। विभूति का बंगला अंदर से काफी बड़ा और शानदार था। वेल फर्निश्ड घर में 2 बेडरूम, अटैच बाथरूम समेत एक ड्राइंग रूम, गैस, इंडक्शन चिमनी के साथ बड़ी सी किचन, एक लॉबी के अलावा छोटा सा स्टोव भी था। लॉबी में 4 कुर्सी वाली डाइनिंग टेबल भी रखी थी। चारों तरफ से खुला खुला बंगला विभूति को बेहद पसंद आया। एक बेडरूम में एयर कंडीशनर भी लगा था। विभूति ने अपना सूटकेस बेडरूम में रखा और नहाने की तैयारी करने लगे। ऑनलाइन मीटिंग का टाइम हो रहा था।
विभूति नाश्ते के बारे में सोच रहे थे कि क्या किया जाए। अब तो मैगी बनाने जितना टाइम भी नहीं था। वे पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहते थे। बाद में कुछ खा लूंगा सोचते हुए कुलदीप तैयार होकर बाहर निकले तो डाइनिंग टेबल पर एक डोंगे में ढका हुआ नाश्ता रखा देखा। ढक्कन उठाया तो करी पत्ते से सजे हुए गर्मागर्म पोहे की खुशबू पूरे घर में फैल गई। विभूति के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने तुरंत प्लेट में डाल लिया। खाया तो स्वाद सचमुच लाजवाब था, मगर तारीफ सुनने के लिए आसपास कोई भी नहीं था। बल्लू भी नहीं। मीटिंग के बाद विभूति ऑफिस की साइट पर चला गया। विभूति का दिन काफी थकाने वाला था। काम तो वही पुराना था, मगर नया माहौल, नए लोग, सबका परिचय लेते ही दिन बीत गया। घर पहुंचते ही पत्नी सोनाली का फोन आ गया। बिजी होने के चलते दिन में बात ही नहीं कर पाए थे उससे। यो भी सोनाली की बातें बहुत लंबी होती हैं, इसलिए फुर्सत में ही विभूति उसे फोन करता है। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि एक चीख की आवाज ने विभूति को चौंका दिया। बाद में बात करता हूँ कहकर उन्होंने सोनाली का फोन काटा और आवाज की दिशा में दौड़े। आवाज तो सर्वेंट क्वार्टर में से आ रही है। तो क्या बल्लू अपनी पत्नी को पीट रहा है? विभूति कुछ देर खड़े सोचते रहे। धीमी होती होती सिसकियां बंद हो गईं तो वे बंगले की तरफ पलट गए। बल्लू से कहकर रात का खाना पहले ही पैक करा लिया था। सुबह नाश्ते के लिए ब्रेड जैम भी मंगवा लिया था, मगर सुबह की चाय का इंतजाम नहीं हो सका था। सुबह उठकर विभूति बंगले के गार्डन में सैर के लिहाज से चक्कर लगा रहे थे, मगर उनकी आंखें सर्वेंट क्वार्टर की तरफ ही लगी थी। तभी उन्हें बल्लू चाय लेकर आता हुआ दिखाई दिया। बल्लू बोला, साहब कितने पैसे दोगे नाश्ता और 2 टाइम का खाना बनाने के? तुम पैसे की चिंता मत करो, बस चाय नाश्ता और खाना बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा कल सुबह था। साहब इसका सीधा सा हिसाब है, 3 टाइम का खाना 3500 रुपए। बल्लू ने अपने लाल दांत दिखाए। ओके मंजूर है, पर है कौन, कब से शुरू करेगा? अरे साहब और कौन, रेशमा है ना, वही बना देगी आज और अभी से, मैं भेजता हूँ उससे, कहकर बल्लू ने चाय का कप उठाया और रेशमा को बुलाने चला गया। रेशमा ने आते ही अपने सधे हुए हाथों से रसोई की कमान संभाल ली। टखनों से थोड़ा ऊंचे से बंधी हुई साड़ी और चटक रंग का ब्लाउज, पैरों में गिलक की पायल और हाथों में पहना कड़ा, विभूति की आंखों में छत्तीसगढ़ के आदिवासी की झलक साफ नजर आ गई। हालांकि विभूति ने उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह उनके सामने घूंघट निकालती थी, मगर कदकाठी से वह विभूति से काफी कम उम्र की लगती थी। सुबह की चाय बल्लू अपने घर से लाता था। उसके बाद विभूति का टिफिन पैक करके रेशमा उनका चाय नाश्ता टेबल पर लगा देती थी। शाम का खाना विभूति के ऑफिस से लौटने से पहले ही बनाकर रेशमा रख देती थी। विभूति ने उसे अपने घर की एक चाबी दे रखी थी। अभी 2-3 दिन ही बीते थे कि विभूति ने फिर से सर्वेंट क्वार्टर से चीखने की आवाज सुनी। उनके कदम उठे, मगर फिर पति पत्नी का आपसी मामला है सोचकर रुक गए। अगले दिन उन्होंने देखा कि रेशमा कुछ लंगड़ा कर चल रही है। उन्होंने पूछा भी, मगर रेशमा ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 दिन बाद फिर वही किस्सा। इस बार विभूति ने रेशमा के हाथ पर चोट के निशान देखे तो उनसे रहा नहीं गया। विभूति ने खाना बनाती रेशमा का हाथ पकड़ा और उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई। रेशमा दर्द से सिसक उठी। विभूति ने नजर उठाकर पहली बार रेशमा का चेहरा देखा। कितना सुंदर, कितना मासूम। नजरें मिलते ही रेशमा ने अपनी आंखें झुका लीं। अब तो यह अक्सर ही होने लगा। बल्लू अपनी शराब की तलब मिटाने के लिए हर 8-10 दिन गांव जाता था। गांव में महुए की शराब आसानी से मिल जाती थी। वहां से लौटने पर रेशमा की शामत आ जाती थी। रेशमा बल्लू की दूसरी पत्नी थी।
वह बेतहाशा शराब पीकर रेशमा से संबंध बनाने की कोशिश करता और नाकाम होने पर अपना सारा गुस्सा उस पर निकालता था, मानो ये भी मर्दानगी की ही निशानी हो। रेशमा के जख्म विभूति से देखे नहीं जाते थे, मगर मूक दर्शक बनने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। वह चोट खाती रही, विभूति उन पर मरहम लगाते रहे। एक दर्द का रिश्ता बन गया था दोनों के बीच। धीरे धीरे रेशमा उनसे खुलने लगी थी। अब तो खुद ही दवा लगवाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देती थी। कभी भी घर परिवार की बातें भी कर लेती थी। उनकी पसंद नापसंद पूछकर खाना बनाने लगी थी। एक अनदेखी डोर से दोनों के दिल बंधने लगे थे। पूरा 1 महीने बीत गया। इस बीच विभूति एक बार भोपाल हो आया था। रेशमा के खाना बनाने से विभूति को लेकर पत्नी सोनाली की चिंता भी दूर हो गई थी। एक दिन सुबह रेशमा नाश्ता टेबल पर रखने आई तो विभूति टेलीविजन पर सॉन्ग्स देख रहा था, जिसमें एक मॉडल डांस दिखा रही थी। विभूति ने नोटिस किया कि रेशमा ठिठक कर डांस देखने लगी। इस बार जब घर आए तो न जाने क्या सोचकर सोनाली से छिपाकर विभूति ने लालहरे रंग की एक साड़ी और जीन्स टी शर्ट रेशमा के लिए खरीद ली। कपड़े पाकर रेशमा खिल उठी। अगले दिन रेशमा वह साड़ी पहन कर आई तो विभूति उसे देखते ही रह गया। घूंघट से झांकता उसका चेहरा किसी चांद से कम नहीं लग रहा था। उसे यो अपलक निहारता देख रेशमा शर्मा गई। समय मानो रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। हर सुबह विभूति को रेशमा का इंतजार रहने लगा। रेशमा के आने में अगर जरा भी देर हो जाती तो वे बेचैनी से घर के बाहर चक्कर लगाने लगते। रेशमा भी मानो रात भर सुबह होने का इंतजार करती थी। सुबह होते ही बंगले की तरफ ऐसे भागती सी आती थी जैसे किसी कैद से आजाद हुई हो। आज भी विभूति सुबह सवेरे बंगले के अंदर बाहर चक्कर लगा रहे थे। सुबह के 8 बज गए थे, मगर रेशमा अभी तक नहीं आई थी। बल्लू भी अब तक दिखाई नहीं दिया था। विभूति ने सुबह की चाय किसी तरह से बना कर पी, मगर उन्हें मजा नहीं आया। उन्हें तो रेशमा के हाथ की बनी चाय पीने की आदत पड़ गई थी। विभूति को ये सोचकर हंसी आ गई कि एक बार उन्होंने सोनाली से भी कह दिया था कि चाय बनाने में रेशमा का जवाब नहीं। ये सुनकर मुंह फुला लिया था सोनाली ने। चाय का कप सिंक में रखकर विभूति सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ा। अंदर किसी तरह की कोई हलचल न देखकर विभूति को किसी अनहोनी का डर हुआ। उन्होंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। भीतर का सीन देखते ही उनके होश उड़ गए। रेशमा जमीन पर बेसुध पड़ी थी। बल्लू का कहीं अता पता नहीं था। विभूति ने रेशमा को होश में लाने की भरसक कोशिश की, मगर उसने आंखें नहीं खोली। विभूति ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने सलाह दी कि इनको कूलर या एसी में लिटाएं, जल्दी होश आएगा। विभूति बड़ी मुश्किल से बाहों में उठाया और बंगले तक लेकर आया और उसे बेडरूम में सुलाकर एसी चला दिया। विभूति ने पहली बार रेशमा को इतना नजदीक से देखा था। उसकी मासूम खूबसूरती देखकर वे अपने आप को रोक नहीं सके और उनके हाथ रेशमा के माथे को सहलाने लग। एसी की ठंडक में रेशमा को थोड़ा आराम दिया। रेशमा को हल्का सा होश आया तो विभूति को आपाने सामने देखकर बोली, साहब मुझे बचा लो, ये राक्षस मुझे मार डालेगा। कहते कहते रेशमा फिर बेहोश हो गई। विभूति ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और सारा दिन रेशमा के सिरहाने बैठे रहे। उसने कई बार बल्लू को फोन लगाया पर बल्लू का फोन स्विच ऑफ ही आया। 2 बार जाकर बल्लू को भी देख आए, मगर वह अभी तक नहीं लौटा था। 1-2 घंटे बाद रेशमा को पूरी तरह से होश आ गया तो उसने बताया कि बल्लू अक्सर शराब पीकर उससे मारपीट करता है। शादी के इतने साल बाद भी बच्चा न होने की वजह भी वह रेशमा को ही मानता है, मगर सच यह है कि बल्लू ही नामर्द है। पहली पत्नी के भी उसे कोई बच्चा नहीं था, मगर बल्लू को खुद में कोई कमी नजर नहीं आती। वह अपने आप को मर्द मानता है और इस तरह अपनी मर्दानगी दिखाता है। विभूति ने रेशमा को पेनकिलर की गोली दे दी।
तो थोड़ी देर बाद ही वह विभूति का हाथ पकड़कर सो गई, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के आंचल में निश्चिंत होकर सिमट जाता है। विभूति ने भी उसे अपने से अलग नहीं किया। 2 दिन बाद बल्लू आया तो विभूति ने उसे बहुत लताड़ लगाई और समझाया भी कि अगर रेशमा ने पुलिस में शिकायत कर दी तो उसकी नौकरी जा सकती है और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। इसका असर यह हुआ कि अब बल्लू ने रेशमा पर हाथ उठाना काफी कम कर दिया था, मगर फिर भी कभी कभार उसके अंदर का मर्द जाग उठता था और तब डरी हुई रेशमा विभूति के पास आ जाती थी। विभूति उसकी चोटों पर दबाए लगता विभूति की छुअन जैसे उसके सारे दर्द की दवा बन चुकी थी। एक अनाम सा रिश्ता बन गया था इन दोनों के बीच, जिसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई वादा नहीं था, किसी तरह के हक की मांग नहीं थी। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। विभूति को अपने ट्रांसफर की चिंता सताने लगी। पहली बार उन्होंने चाहा कि उनका ट्रांसफर न हो। वे रेशमा से दूर नहीं जाना चाहते थे। हालांकि दोनों के बीच कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं था, मगर एक दूसरे को देखकर उनकी मानसिक भूख शांत होती थी। जब विभूति ने रेशमा को अपने ट्रांसफर की बात बताई तो रेशमा एकदम से कुछ नहीं बोल पाई, चुप रही। 2 दिन बाद रेशमा ने विभूति से कहा, साहब, आपका जाना तो रुक नहीं सकता, आप मुझे कोई गिफ्ट देकर जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? विभूति ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में कसते हुए पूछा। मेरा मांगा गिफ्ट दे सकोगे? तुम मान कर तो देखो, मेरी जबान है। रेशमा बोली, तो तुम पलटना मत, कभी नहीं। कहकर विभूति ने उससे वादा किया कि वह जो मांगेगी उसे मिलेगा। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। विभूति के ट्रांसफर ऑर्डर आ गए। उन्हें 1 महीने बाद वापस भोपाल में ज्वाइन करना था। उन्होंने रेशमा से कहा, तुमने कुछ मांगा नहीं, मुझे आपसे बच्चा चाहिए। रेशमा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। ये सुनकर विभूति चौंक गए और बोले, तुम होश में तो हो ना? विभूति को मानो बिजली का जोरदार झटका लग गया हो। रेशमा उनके आगे कुछ नहीं बोली। चुपचाप वह पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदती रही। दोनों के बीच में सन्नाटा छा गया। विभूति ने रेशमा से पूरे दिन बात नहीं करी, पर विभूति के मन में यह सवाल घूमता रहा कि रेशमा ने ऐसा गिफ्ट क्यों मांगा। बल्लू अपनी पीने की तलब मिटाने के लिए गांव गया हुआ था। रेशमा शाम का खाना बना रही थी। जब विभूति ऑफिस से आया तो वह रेशमा को देखकर चौंक गया। रेशमा जीन्स और टी-शर्ट पहने हुई थी, जो उसने ही दी थी। टी-शर्ट शायद छोटी थी, इसलिए वह रेशमा को टाइट हो रही थी, जिससे कि उसके उभार उभरे हुए दिख रहे थे, मानो वो टी-शर्ट फाड़ कर बाहर आ जाएंगे। रेशमा विभूति को देखकर बच्चों की तरह खिलखिलाते हुए बोली, बाबूजी, मैं कैसी लग रही हूँ? विभूति ने उसका जीन्स में कसा हुआ बदन देखकर बोला कि तुम दुनिया की किसी भी मॉडल से कम नहीं लग रही हो। रेशमा उसकी यह बात सुनकर खुश हो गई और हल्का हल्का डांस करने लगी। रेशमा का ये रूप विभूति ने कभी नहीं देखा था। विभूति ने पूछा, तुमको आज हो क्या गया है? तब रेशमा ने बोला, आज मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। आपके साथ मैं आजाद महसूस करती हूँ। मुझे कुछ देर की आजादी मिली है। मुझे किसी का डर नहीं लगता। पर आप चिंता मत करो, आपसे जो मैंने गिफ्ट मांगा है, अगर आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। विभूति उसकी ऐसी बात सुनकर बोला, तो तुमने मांगा ही क्यों? रेशमा की आंखें आंसुओं से डबडबा उठी। उसने रोते हुए बोला कि आपके जाने के बाद वो राक्षस मुझे फिर से मरने पीटने लगेगा और मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। शायद ये बच्चा मुझे उसकी मार पिटाई से बचा दे। और दूसरी बात कि मुझे कभी भी शारीरिक सुख का आनंद नहीं मिला है। मिली है तो केवल शारीरिक यातनाएं। मैंने आपका खाना बना दिया है। मैं रात 9 बजे आपके दरवाजे के बाहर खड़ी रहूंगी। अगर आपने मुझे अंदर बुला लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, मैं आपको कभी दुखी नहीं करूंगी। विभूति ने जैसे तैसे खाना खा लिया।
सोनाली का फोन भी आया, पर उसने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर फोन जल्दी काट दिया। वह इसी उधेड़बुन में लगा था कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। वो इस दोराहे में खड़ा था कि एक और उसकी सोनाली से वफादारी है, तो दूसरी ओर रेशमा, जिसको जीवन में शायद ही कभी सुख मिला हो और उसको आगे सुख मिलने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। ये सब सोचते सोचते रात के 9 बज गए। विभूति ने खिड़की से बाहर देखा तो जोर की बारिश हो रही थी। रेशमा उसकी दी हुई साड़ी पहनकर बारिश में खड़ी थी। विभूति ने सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा, पहले तो उसको अंदर बुलाऊं और बारिश में भीगने से बचाऊं। रेशमा को लगा कि बाबूजी शायद उसकी बात मान गए हैं और वह तुरंत ही विभूति से लिपट गई। रेशमा के बारिश में भीगे हुए जिस्म की तपिश में आकर विभूति भी कुछ सोच ना सका और दोनों एक दूसरे में समाने लगे। विभूति उसको बाहों में भर कर अपने बेडरूम में ले गया और उसको जीवन का शारीरिक सुख प्रदान किया। रेशमा को उस रात एहसास हुआ कि शारीरिक सुख क्या होता है। रेशमा ने विभूति को सुबह चाय देते हुए बोला कि बाबूजी, आपको कितने दिन बचे हैं? क्या बाकी दिन भी आप मुझे ऐसा ही गिफ्ट दे सकते हैं? विभूति ने चाय का कप साइड में रखकर रेशमा को अपनी गोद में बिठा लिया और बोला, मैं जितने दिन यहाँ पर हूँ तुम्हारा हूँ, तुम जो चाहे ले सकती हो। और जैसे कुदरत भी यही चाहती थी। बल्लू भी कई दिनों के लिए गायब हो गया था। बल्लू का भी फोन विभूति के पास आया था कि वह कुछ दिनों तक नहीं आ पाएगा, गांव में किसी काम से व्यस्तता की वजह से। पर विभूति को पता था कि वह नशे की लत की वजह से ही नहीं आ रहा है। उधर ट्रांसफर के चलते विभूति को 15 दिन की छुट्टियां भी मिली हुई थी, जिसका कि रेशमा और विभूति ने जमकर फायदा उठाया और विभूति ने सुबह शाम रात दिन रेशमा को गिफ्ट दिया। विभूति रेशमा के जिस्म की आग को 15 दिनों तक दिन रात बुझाता रहा। विभूति ने भी शायद पहली बार ही सही माने में मर्द-औरत के रिश्ते को जिया था। इससे पहले तो सिर्फ शरीर की प्यास ही बुझती रही थी, मन तो आज ही तृप्त हुआ था। विभूति के जाने का दिन आ गया था। रेशमा उसका सामान उसी तरह से पैक कर रही थी जैसे कि सोनाली ने किया था। पर रेशमा को ये पता था कि जीवन में अब शायद विभूति से ना मिल पाए। उसने जाते जाते विभूति के पैर छुए और बोली, बाबूजी, आप कभी भी अपराध बोध में मत रहना। जो भी कुछ हुआ है वह मेरी वजह से हुआ है और आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। बस आपका बीज फल बन जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसकी ऐसी करुणा भरी आवाज सुनकर विभूति की आंखों में आंसू आ गए और उसने बोला, कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है। जाते जाते विभूति ने कुछ पैसे भी रेशमा को दिए। रेशमा ने लेने से न नुकुर की तो विभूति ने कहा, अगर बीज फल बन गया तो ये तुम्हारी दवाई के काम में आएंगे। उस दिन के बाद रेशमा से उसका कोई संपर्क नहीं रहा। 8 साल बाद विभूति की पोस्टिंग फिर से छत्तीसगढ़ में हुई। इस बार उसकी पोस्टिंग बिलासपुर में हुई थी, जो पासन से 80 किलोमीटर की दूरी पर था। दोनों बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेट हो चुके थे, इसलिए सोनाली उनके साथ ही आ गई थी। एक दिन ऑफिस में किसी ने बताया कि पासन वाले बल्लू की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। ऑफिस का पुराना कर्मचारी होने के नाते सामान्य शिष्टाचार निभाने के लिए विभूति ने भी अफसोस जताने के लिए उसके घर जाना निश्चित किया। यादों के शीशे पर जमी वक्त की गर्द थोड़ी साफ हुई। उनके दिमाग में रेशम का चेहरा घूम गया। 8 साल एक लंबा अरसा होता है। कैसी दिखती होगी अब वह पुराना बंगला। विभूति को बहुत कुछ याद दिला गया। अभी वे सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जा ही रहे थे कि 6-7 साल का एक बच्चा दौड़ता हुआ उनके सामने से गुजरा। हुबहू अपना अक्स देखकर विभूति चौंक गए। तभी रेशमा का मासूम चेहरा एकदम से उनके सामने आ गया। रेशमा की आंखें भरी हुई थी।
या तो उसके पति के वजह से या इतने दिनों बाद विभूति को देखने की वजह से। ऑफिस के बहुत सारे लोग भी आए और सब ने मिलकर कुछ पैसे रेशमा को दिए। रेशमा ने पैसे का पैकेट पकड़ा और विभूति की साइड देखते हुए बोला, धन्यवाद बाबूजी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके तो बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।